19वीं सदी की शुरुआत में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जिनको केमिस्ट्री में काफी दिलचस्पी थी। और आज की हमारी अगली महान खोज का श्रेय उन्हीं को जाता है। डाल्टन के प्रयोग से यह पता चला कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन जैसे जाने पहचाने पदार्थ अलग अलग आपस में मिलकर कुछ अन्य तत्व बना लेते हैं। अपनी गणनाओं के जरिए उन्होंने ये विचार रखा कि सभी पदार्थ छोटे छोटे अदृश्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिनका अपना खास वजन होता है। उन्होंने इन कणों को परमाणु या एटम कहा। पर मुद्दा यह है कि डाल्टन ने आखिर क्या खोजा था। डाल्टन ने अपनी इस महान खोज को नाम दिया था सबसे छोटे कणों का सापेक्षिक वजन या रिलेटिव वेट्स ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स। सबसे छोटे कण। जी हाँ, उन्होंने यही नाम दिया था। ये बड़ा दिलचस्प नाम है। आगे चलकर जब ये विचार जनता के सामने रखा गया तो उन्होंने इसे परमाणुओं का वजन कहा और आज भी इसे हम एटॉमिक वेट कहते हैं। उन्होंने खुद इसे एटम कहा था। उन्होंने एटम शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि परमाणु का ये विचार वैसे तो डेमोक्रिटस के जमाने से शुरू हुआ था, मगर मुश्किल ये थी कि तब ये महज एक विचार था जिसका कोई उपयोग नहीं था, मगर डाल्टन ने इस विचार को उपयोगी बनाया। ये उनका जबरदस्त योगदान है। अपने प्रयोगों के जरिए डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत विकसित किया, एक नई क्रांतिकारी प्रणाली जिसने परमाणु और उसके तत्वों के बीच एक तयशुदा संबंध की बात कही। सबसे मजेदार बात यह है कि परमाणु सिद्धांत अपने आप में बड़ा साधारण सा है। दरअसल डाल्टन बहुत ही सरल तरीके से सोचते थे और हर चीज की कल्पना करते थे। जैसे ये रहे तत्व और ये रहा तत्वों का वजन और ये है जटिल अणु। देखिए ये तरीका कितना कारगर था। इससे ये पता चला है कि रसायन विज्ञानी अदृश्य चीजों को भी तराजू में रखकर उनका वजन कर सकते हैं और यही है परमाणुओं की अनोखी दुनिया। डाल्टन की खोज कितनी महत्वपूर्ण थी। उनके परमाणु सिद्धांत के जरिए आगे की पीढ़ियों के वैज्ञानिकों ने अणु और परमाणु की दुनिया के कई रहस्यों को उजागर किया, जिसमें हमारी अगली महान खोज भी शामिल है। 19वीं सदी की शुरुआत में जोसेफ गे लुसाक नामक रसायन विज्ञानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी बात नजर आई। जब उन्होंने अलग अलग गैसों को एक ही मात्रा में मिलाया और इस नतीजों को देखा तो सबसे हैरत की बात यह थी कि जितनी उनको उम्मीद थी अक्सर उससे दुगनी मात्रा में गैसें प्राप्त हुई। पर यह कैसे हो सकता था? इस सवाल का जवाब दिया सन 1811 में अमाडेओ अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने, जो इटली की ट्यूरिंग यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। अवोगाद्रो जब गे लुसाक के प्रयोगों के नतीजों का अध्ययन कर रहे थे तभी उन्हें एक आइडिया आया। उस समय तक ये माना जाता था कि गैसें एक ही परमाणु से बनी होती हैं, मगर अवोगाद्रो ने देखा कि यह धारणा तो गलत है। गैसें तो कई परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें आगे चलकर अणु कहा गया। परमाणु दोबारा व्यवस्थित होकर अणु बना सकते हैं। इस जानकारी के सहारे वैज्ञानिकों ने केमिस्ट्री को पुराने जमाने की मान्यताओं से बाहर निकाला और व्यवस्थित रूप से नए यौगिकों की खोज शुरू की। हमारी अगली महान खोज 19वीं सदी में हुई। यानी उस जमाने में जब वैज्ञानिक ये मानते थे कि जीवित चीजों यानी पौधों और प्राणियों से प्राप्त होने वाले जैविक पदार्थ मृत चीजों से प्राप्त होने वाले अजैविक पदार्थों से काफी अलग हैं। मगर ये मान्यता बदलने वाली थी। सन 1828 में फ्रेडरिक वोलो को अपनी प्रयोगशाला में काम करते हुए एक अजीब सी चीज नजर आई। वोलो ने एक बीकर में दो अजैविक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिकल्स रखे थे, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट। बाद में जब उन्होंने बीकर को देखा तो पाया कि बीकर में करीब 1 ग्राम नन्हे सुई के आकार के सफेद क्रिस्टल पड़े हुए हैं। इस खोज की सबसे अनोखी बात यह थी कि वोलो को इससे पहले भी एक बार इसी तरह के क्रिस्टल प्राप्त हुए थे, मगर दोनों में एक खास फर्क था। वो क्रिस्टल ऑर्गेनिक यानी जैविक थे और वो तब बने थे जब वो मूत्र में पाए जाने वाले अलग अलग तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। अपना शक दूर करने के लिए वोलो ने क्रिस्टलों का विश्लेषण किया और पाया कि उनका शक गलत है। ये वही क्रिस्टल थे जो वो पहले भी प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने पहले यूरिया बनाया था, जिसे उन्होंने पहले तो जैविक पदार्थों से बनाया था और अब बनाया था अजैविक या इनऑर्गेनिक पदार्थों से। आगे चलकर उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा कि उन्हें शरीर के बाहर यूरिया बनाने में कामयाबी मिल गई है और उन्हें अपनी इस कामयाबी के महत्व का खूब अंदाजा था। मिलिए रोल्ड हॉफमैन से, जो 1981 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। ये पुरस्कार उन्हें जैविक रासायनिक क्रियाओं को समझने वाला एक सिद्धांत विकसित करने के लिए मिला है। अब ये सवाल है कि कृत्रिम ढंग से ये यूरिया बनाने की ये खोज एक महान खोज क्यों मानी जाती है?
अक्सर ऐसा समय आता है जब हमें एक खोज की बड़ी जरूरत महसूस होती है, और कभी कभी तो एक नया रास्ता निकालने के लिए बस एक ही खोज काफी होती है, और ये कुछ इसी तरह की खोज है। अच्छा, अपने आप में भले ये कोई खास खोज न हो, मगर जिस समय 2 अजैविक या इनऑर्गेनिक पदार्थों से यूरिया बनाने का ये सरल सा रास्ता खोजा गया था, तो लोगों को ये बड़ा दिलचस्प लगा था। इस खोज का महत्व इसी बात में है कि इसने हमें ये बताया कि जैविक और अजैविक दोनों तरह के पदार्थों का निर्माण परमाणुओं से ही होता है। ये एक बुनियादी जानकारी थी। अगर ये बुनियादी जानकारी 19वीं सदी की शुरुआत में ही पता चल जाती, तो उस समय प्रयोग कर रहे रसायन विज्ञानी इसका उपयोग अपने प्रयोग में नजर आने वाली एक अजीब सी चीज को समझने में कर सकते थे। और इसी से जुड़ी है हमारी अगली महान खोज। सोडियम और क्लोरीन जैसे कुछ पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से एक तयशुदा अनुपात में ही जुड़ते नजर आते थे। परमाणु के इस तरह से जोड़ने की ताकत से प्रेरित होकर जर्मन रसायन विज्ञानी अगुस्त केकुले ने अलग अलग अणुओं के रासायनिक ढांचे को दिखाने के लिए एक नया तरीका खोजा। केकुले ने परमाणुओं को उनके संकेतों से दिखाया और उनके एक चेन की तरह जुड़ने के तरीके के आधार पर उनको कुछ अंक दिए। ये एक साधारण मगर अद्भुत फॉर्मूला था। अब रसायन विज्ञानियों को ऐसा तरीका मिल गया जिसके जरिए वो अपने प्रयोग में इस्तेमाल होने वाले अणुओं की रासायनिक संरचना को अच्छी तरह समझ सकते थे। मगर सिर्फ एक समस्या थी। बेंजीन उस समय एकमात्र ऐसा ज्ञात पदार्थ था जो केकुले के इस फॉर्मूले का पालन नहीं करता था। बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की श्रृंखला होती है जिसे आपस में जुड़ने के लिए काफी ताकत की जरूरत होती है, और इस फॉर्मूले में इतनी ताकत की गणना नहीं की जा सकती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तमाम प्रोफेसर इस समस्या से जूझ रहे थे और इसके लिए अलग अलग रास्ते भी बता रहे थे। ऐसा ही एक उपाय बताया ऑगस्ट केकुले ने। एक बार वो आग के पास बैठे थे और अचानक उनकी आंख लग गई। नींद में उन्होंने एक सांप का सपना देखा। सपने में केकुले ने यह देखा कि एक सांप ने अपनी ही पूंछ मुंह से पकड़ ली है। अगर आप इस स्थिति की कल्पना करें तो एक छल्ले की तस्वीर आपके मन में बनेगी। यही था बेंजीन की समस्या का समाधान। बेंजीन में मौजूद कार्बन के 6 परमाणु एक श्रृंखला में नहीं जुड़े होते हैं। सांप की तरह एक छल्ले के आकार में बंधे होते हैं। हर परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से एक बारीकल और दूसरी बार दोहरे बंध से जुड़ा होता है। कुछ ही समय में केकुले के इस विचार को साबित कर दिया गया और इसका बड़ा क्रांतिकारी असर पड़ा। रसायन शास्त्री जानते थे कि सारे ऑर्गेनिक या जैविक पदार्थों के अणुओं में कार्बन के 1 या इससे ज्यादा परमाणु मौजूद होते हैं। केकुले की खोज के बाद अब उनके पास एक ऐसा फार्मूला आ गया था जिसके जरिए वो ये दिखा सकते थे कि किस तरह से कार्बन दूसरे अणुओं से मिलकर रासायनिक यौगिकों की एक पूरी दुनिया ही रच सकता है। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधुनिक युग शुरू हुआ। ये सचमुच बड़ा ही आसान सा स्पष्टीकरण था, पर सवाल ये था कि सांप का अपनी पूंछ को मुंह से पकड़ लेना एक महान खोज भला कैसे बन सकता है। इस खोज ने नई दवाओं, नई चिकित्सा और नई समझ का दौर शुरू किया। अगर आप डाल्टन के समय के बारे में सोचें तो तब हमें महज 100-200 यौगिकों के बारे में ही पता था। जल्दी ही ये संख्या 2000 तक हो गई, उसके बाद 10,000 और फिर तो 1 लाख तक भी हो गई। पिछले साल तो 1.5 करोड़ नए यौगिकों को इसी फॉर्मूले के आधार पर खोजा और रजिस्टर कराया गया। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितनी महान खोज है।